Guys, welcome to the first lecture of strength of materials और we can say second lecture of strength of materials। अगर पहले लेक्चर में जो मैंने आपको बताया था सोम को कैसे पढ़ना है, कैसे आपकी स्ट्रैटेजी रहेगी, किस किस टॉपिक्स को आपको कैसे कैसे पढ़ना है, क्या क्या सिलेबस है, वी डिस्कस ऑल दैट थिंग्स इन आवर फर्स्ट लेक्चर। इससे पहले आप वो देख सकते हैं और मैं क्या क्या चीज़ें आपको दूंगा, क्या क्या चीज़ें पढ़ाऊँगा, कितने न्यूमेरिकल्स कराऊँगा, कितनी शीट्स आपको दूंगा, ये सब चीज़ आपको पता चल जाएगा। मुझसे अगर क्यों पढ़ना है आपको या क्यों नहीं पढ़ना है वो आप डिसाइड कर चुके होंगे अब तक। व्हाट इज़ स्ट्रेंथ? स्ट्रेंथ क्या है, किसी भी मटेरियल की स्ट्रेंथ क्या है? देखो, मैं अगर बहुत ही लेमन टर्म्स में बात करूँ तो स्ट्रेंथ हम समझते हैं कि कोई भी लोड उठाने की कैपेसिटी किसी भी चीज़ की, या लोड झेलने की कैपेसिटी। मतलब ऐसी मेरी कैपेसिटी क्या है कि मैं एक हाथ से कोई डंबल उठा सकता हूँ, तो कितने केजी का डंबल उठा सकता हूँ, और उसके मतलब उस लिमिट तक उठा सकता हूँ जब तक मेरा हाथ टूट ना जाए। बेसिकली वो मेरी स्ट्रेंथ है। बहुत लेमन टर्म्स में हम बात करते हैं कि भाई तेरी स्ट्रेंथ इतनी है, कोई पतला आदमी है तो उसकी स्ट्रेंथ कम होगी, या कोई मोटा आदमी उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। सेम केस अप्लाइड टू द मटेरियल, मैन इज ऑलवेज इक्वल टू मटेरियल। तो अगर मैं स्ट्रेंथ की बात करूँ और अगर मैं डेफिनेशन की बात करूँ तो डेफिनेशन कैन बी रिटन एज स्ट्रेंथ इज दैट वैल्यू ऑफ लिमिटिंग स्ट्रेस which the material can withstand without its failure. So I can write that strength is that value of limiting stress which material can withstand without failure। समझे? स्ट्रेंथ क्या है? स्ट्रेंथ बेसिकली वो वैल्यू ऑफ लिमिटिंग स्ट्रेस है जो बॉडी के अंदर इंड्यूस होती है और मटेरियल उस लिमिट में फेल नहीं होता है। अगर उससे वैल्यू ऊपर मैं कोई लोड लगाऊं और उससे जो स्ट्रेस जनरेट होगी उस पर मटेरियल फेल हो जाएगा। अगर मैं माइल्ड स्टील का स्पेसिमेन लूँ, सपोज दिस इज अ माइल्ड स्टील स्पेसिमेन, मैंने यहाँ कोई लोड लगा रखा है, इसका कप एंड कोन फ्रैक्चर होगा, कप एंड कोन फ्रैक्चर। तो एक ऐसी लिमिट आएगी जब इसका फ्रैक्चर होने वाला होगा, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। देखो, ये एट द वर्ज ऑफ इट्स फेलियर है, बिल्कुल अपने वर्ज पे खड़ा हुआ है। जैसे ये पार्ट एक दूसरे से सेपरेट होंगे ये फेल हो जाएगा। तो आई कैन राइट एट दिस पॉइंट जो स्ट्रेस इसमें जनरेट हुई होगी, दैट पॉइंट, दैट स्ट्रेस इज द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, स्ट्रेंथ ऑफ दैट मटेरियल। समझ गए आप? स्ट्रेंथ वो है कि भाई जिस जिस कंडीशन में मटेरियल फेल होने की वर्ज पे खड़ा है बट उसको झेल सकता है विदाउट। ओके, नाउ व्हाट इज मैकेनिक्स? मैकेनिक्स मैकेनिक्स is a study of the study of effect of forces on a body। इसका क्या मतलब है कि भाई आपने लिख दिया स्टडी ऑफ फैक्ट ऑफ फोर्सेस का क्या मतलब है? बोले मैकेनिक्स, मैकेनिक्स का मतलब होता है कि एक फोर्स की लगने लगने की वजह से आने वाले बदलावों को पढ़ना मैकेनिक्स है। मैकेनिक्स में आपने एक फोर्स लगाई किसी बॉडी के ऊपर, अगर वो एक्सेलरेट कर रही है, वो अगर किसी डायरेक्शन में मूव कर रही है तो उन डायरेक्शन में मूव करने की डिस्टेंस, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करना, उसके ऊपर स्टडी करना मैकेनिक्स है। अगर किसी फोर्स से किसी बॉडी के अंदर डिफॉर्मेशन आ रहा है तो उस डिफॉर्मेशन की वैल्यू निकालना, उस उस बॉडी में लगी हुई फोर्सेस से स्ट्रेस को कैलकुलेट करना, ये मैकेनिक्स है। मैकेनिक्स इज द ऑल राउंड स्टडी ऑफ अ बॉडी विच इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सटर्नल फोर्स। Now, this force can lead to any type of changes in the body that depend upon which field of mechanics we are studying। इसका क्या मतलब है विच फील्ड ऑफ मैकेनिक्स वी आर स्टडिंग? इसका मतलब ये है कि आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं मैकेनिक्स का। इफ़ यू आर स्टडिंग फ्लूइड मैकेनिक्स, आप पढ़ रहे हैं कि शियर फोर्सेस की वजह से फ्लूइड पर आने वाले चेंजेस, शियर फोर्सेस लगने की वजह से या शियर स्ट्रेस लगने की वजह से आने वाले चेंजेस की स्टडी करना फ्लूइड मैकेनिक्स है। अगर आप पढ़ रहे हैं सॉलिड मैकेनिक्स, तो सॉलिड मैकेनिक्स में सॉलिड बॉडीज पर लगने वाले फोर्सेस की वजह से आने वाले डिफॉर्मेशन और स्ट्रेसेस को पढ़ना सॉलिड मैकेनिक्स है। आप कह रहे हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, किसी बॉडी पर फोर्स लगने से आने वाले एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्टेंस या इम्पल्स, मोमेंटम, इन सब को पढ़ना क्या नाम है, ये इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है। आप कह रहे हैं थ्योरी मशीन, किसी किसी फोर्स के लगने से उस बॉडी का रोटेशन रोटेशन आना या उसमें वाइब्रेशंस क्रिएट होना इज थ्योरी ऑफ मशीन्स है। तो these are different field of mechanics we will study in we study in mechanical engineering। I am concerned with the solid mechanics, strength of mechanics of solids, that is my concern here। And if I bifurcate
if a bifurcate like if a bifurcate the solids, mechanics of solids or mechanics of body. Now this body can be two types. First, it can be rigid body. Second, it can be a deformable body. What? A deformable body. This body can be a rigid body and a deformable body. अब rigid का मतलब क्या है? rigid का मतलब हर कोई जानता है. rigid का मतलब that is something rigid, जो कि ऐसा है जिसके अंदर कोई भी deformation, कोई भी elongation, कोई भी contraction नहीं आ सकता. That body is rigid. It means an application of external force, no deformation, no elongation, no contraction, nothing can be seen in the body. That is a rigid body. We can write no change in dimension on application of body. I will give you all the notes here only. On application of no change on application of external force. किसी भी भारी फोर्स लगने के बावजूद उस बॉडी में अगर डायमेंशन में कोई चेंज नहीं आए तो वो होगी रिजिड बॉडी. अब इस रिजिड बॉडी की स्टडी हम कहाँ करते हैं? पहला हम करते हैं अपने सब्जेक्ट मैकेनिक्स, या मैं कहूँ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, जो आप पढ़ चुके हैं. आपने अपने बीटेक में पढ़ा होगा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स. 11-12 में भी हम थोड़ा बहुत पढ़ते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स. उसमें हम मानते हैं कि बॉडी रिजिड है. फोर्स लगने के बाद बॉडी के अंदर कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं आएगा. मतलब अगर ये कोई बॉडी है, ये कोई ब्लॉक है, और ये अगर इस ज़मीन पर रखा हुआ है, और अगर मैं इसमें F फोर्स लगाऊं, देन आई एम कंसर्न विद द मूविंग ऑफ दिस मटेरियल. कितना चला, इसके अंदर कितनी वेलोसिटी आई, कितनी एक्सेलरेशन आई, कितना डिस्टेंस इसने चला, फ्रिक्शन फोर्स थी तो उसकी क्या वैल्यू है, इसके वेट की वजह से आने वाले रिएक्शन की क्या वैल्यू है. मैं इन सब चीज़ों से अगर कंसर्न हूँ तो मैं मान चुका हूँ कि मेरी बॉडी रिजिड है. इस फोर्स की लगने की वजह से ऐसा नहीं होगा कि ये बॉडी में ये वाला सरफेस कॉन्ट्रैक्ट होके छोटा हो जाए. मतलब ऐसा नहीं होगा कि ये L और L डैश विल बी इक्वल टू L. इसके डिफॉर्मेशन में कोई डिफॉर्मेशन इस बॉडी में नहीं आएगा. इट इज़ अ रिजिड बॉडी एंड दिस टाइप ऑफ स्टडी वी आर डूइंग इन इंजीनियरिंग मैकेनिक्स. ओके, नाउ the second field we are dealing is TOM, theory of machine, जिसमें हम मानते हैं कि बॉडी रिजिड है. अगर ये मेरी बॉडी है, और इस पर मैं यहाँ P लोड लगाता हूँ, या मैं कहता हूँ इसका वेट W है, मैं ये मानता हूँ, तो मैं आई एम कंसर्न कि जैसे ही इस सपोर्ट को या इस बार को मैं छोड़ूंगा, अभी मैंने इसको पकड़ा हुआ, इस लोड को छोड़ूंगा, तो मुझे आप बताइए कि इनिशियल एक्सेलरेशन कितना होगा, टी टाइम में ये बार कितने थीटा घूम चुका होगा, या इसका एंगुलर मोमेंटम कितना आएगा. ऑल दीज थिंग्स इफ आई एम कैलकुलेटिंग, देन द बॉडीज कम इन थ्योरी ऑफ मशीन्स. or I'm concerned with the instantaneous center, or I'm concerned with lot of things, but the body is rigid, then it is theory of machine. If now what is deformable body? A body is deformable if it deforms on application of external force. बहुत सिंपल है. एक ऐसी बॉडी जो एक्सटर्नल फोर्स के लगने पर अपने डायमेंशंस में चेंज क्रिएट करे, उस बॉडी के अंदर इलोंगेशन भी आ रहा है, उस बॉडी के अंदर कॉन्ट्रैक्शन भी हो रहा है, या उस बॉडी के अंदर डिफॉर्मेशन हो रहा है, दैट इज डिफॉर्मेबल बॉडी. समझ गए? ऐसी बॉडीज की स्टडी हम दो सब्जेक्ट्स में पढ़ते हैं. फर्स्ट इज सॉलिड, सेकंड इज फ्लूइड मैकेनिक्स और सॉलिड मैकेनिक्स. इन दो सब्जेक्ट में हम इसको पढ़ते हैं. फ्लूइड मैकेनिक्स में हम पढ़ते हैं कि shear forces लगने के वजह से जो फ्लूइड है वो किस तरीके से बिहेव करता है. हम सब जानते हैं कि ऑन द एप्लीकेशन ऑफ shear forces द फ्लूइड कंप्लीटली continuously डिफॉर्म अगेन एंड अगेन. मतलब अगर किसी फ्लूइड के ऊपर, किसी पानी के ऊपर, किसी तेल के ऊपर, किसी दूध के ऊपर एक shear force लगाई जाए, तो उस फ्लूइड के अंदर
उस फ्लूइड के अंदर जो डिफॉर्मेशन है वो कॉन्टीन्यूस होगा, वो रुकेगा नहीं जब तक कि वो सब शियर फोर्स हटाई नहीं जाएगी। मीन्स दिस बॉडी, दिस फ्लूइड डू नॉट प्रोवाइड एनी रेजिस्टेंस टुवर्ड्स द डिफॉर्मेशन। हम ये जानते हैं कि जब भी किसी फ्लूइड के ऊपर शियर फोर्स लगाएंगे, शियर फोर्स लगे, मान लीजिए ये एक कोई सरफेस है, इसके ऊपर पानी भरा हुआ है, दिस इज वाटर। अगर मैं एक फोर्स लगाऊं यहाँ पर, दिस इज अ शियर फोर्स पैरेलल टू द सरफेस, तो ये जो मेरा यहाँ पे जो पानी होगा वो यहाँ पहुँच जाएगा इस जगह। दिस विल बी द डिफॉर्मेशन डेल्टा इन द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द फ्लूइड। दिस इज एंगल थीटा, थीटा इज द एंगल ऑफ डिफॉर्मेशन। ऐसे करके डिफॉर्म होगा, ये कोई भी रेजिस्टेंस शो नहीं करेगा और ये तुरंत डिफॉर्म होता चला जाएगा। नाउ कमिंग टू द सॉलिड्स, वी हैव टू क्लासिफिकेशन ऑफ आवर सब्जेक्ट्स। फर्स्ट इज इफ द सॉलिड इज स्टैटिक, if the solid is static, it is not moving. Now this body पड़ी थी, कैसी हो सकती है? it can be static or moving, it can be static or moving, ठीक है। अभी अगर सॉलिड स्टैटिक है तो हम उसे, तो हम बताता हूँ अभी, और या फिर हो सकती है डायनामिक, बॉडी कैन बी डायनामिक, इट मीन्स मूविंग, तो उसे हम पढ़ेंगे वाइब्रेशंस में। दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ थ्योरी ऑफ मशीन, तो उसे हम पढ़ेंगे वाइब्रेशन में। अगर बॉडी मूव कर रही है और उसके ऊपर उसकी फोर्सेस की स्टडी करी जा रही है तो हम पढ़ेंगे इसमें वाइब्रेशंस में। और अब अगर बॉडी स्टैटिक है, सॉलिड है और डिफॉर्म हो सकती है, उसे हम पढ़ते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, उसे हम पढ़ेंगे, और मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स। ऐसी बॉडी जो अपनी जगह पर रुकी हुई है और फोर्स लगाने पर डिफॉर्मेशन शो करती है, ऐसी बॉडीज को डिफॉर्मेबल बॉडी कहा जाता है विद अ स्टैटिक लोडिंग, एंड ऐसी बॉडीज को हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में पढ़ते हैं। ये हमारा बेसिक कंसेप्ट क्लियर होगी। हाँ, ये वाइब्रेशन कैसे है, कैसे फ्लूइड मैकेनिक्स डिफरेंट है सॉलिड मैकेनिक्स से, कैसे वाइब्रेशन डिफरेंट है, कैसे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स डिफरेंट है, कैसे उसका वाइफ्रिकेशन हुआ है, ये सब बेसिक वाइफ्रिकेशन। अगर मैं बॉडीज़ की बात करूँ तो मैंने आपको डिफॉर्मेबल बॉडी बता दी। डिफॉर्मेबल बॉडी ऐसी बॉडी है जिसके फोर्स लगाने पे वो कॉन्टिन्यूसली चेंज होती चले, उसमें एलोंगेशन भी आएगा, उसमें डिफॉर्मेशन भी आएगा, उसमें कॉन्ट्रैक्शन भी आएगा जिस तरीके की फोर्स लगाई जाएगी। इट विल नॉट रजिस्ट द डिफॉर्मेशन। सेकेंड टाइप ऑफ बॉडी इज रिजिड बॉडी। सेकेंड टाइप ऑफ रिजिड बॉडी क्या है? मैंने जस्ट आपको बताया, कोई भी चेंज नहीं आएगा ऑन एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, नो चेंज। जैसे ये दीवार है, अगर इसमें मैं मुक्का मारूं तो इसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, तो दैट बॉडी इज रिजिड। बट इन प्रैक्टिकल, राइट अ नोट दैट in practical no body is rigid, yeah, perfectly rigid. In practical no body is perfectly rigid। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आइडियल कंडीशन में, या आइडियल प्रैक्टिकल कंडीशन में, डेली लाइफ में हम जो देखते हैं कोई बॉडी रिजिड नहीं होती। बट अभी तो मैंने जस्ट एग्जांपल दिया वॉल का, भैया वॉल में मुक्का मारो तो वो वॉल टूटेगी नहीं, तो वो तो रिजिड बॉडी है। जब ऐसा कैसे हो सकता है रिजिड बॉडी नहीं हो? रिजिड बॉडी तो आप कैसे करो? प्रैक्टिकल रिजिड बॉडी नहीं होती है, टेबल है, मैं मुक्का मारूंगा टूटेगी नहीं, फिर ऐसे करो। नहीं भाई साहब, ये सारी बॉडी रिजिड नहीं है, ये है हमारी रेजिस्टेंट बॉडी। अब ये कौन सी तीसरी बॉडी आ गई? रेजिस्टेंट बॉडी। मैं बताता हूँ आपको। थर्ड इज आवर, ये होती है प्रैक्टिकल में सारी बॉडीज रेजिस्टेंट बॉडी। व्हाट इज रेजिस्टेंट बॉडी? ऐसी बॉडी जो एक लिमिट ऑफ वैल्यू ऑफ फोर्स तक क्या करेंगी? एक डिफॉर्मेशन को रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेंगी, लेकिन कुछ सर्टेन लिमिट के बाद वो डिफॉर्म होने स्टार्ट हो जाएंगी। प्रैक्टिकल में यही होता है। अगर मैं इस दीवार में मुक्का मारूंगा तो ये डिफॉर्म नहीं होगी, ये मेरे हाथ को रेजिस्टेंस दिखाएगी और डिफॉर्म नहीं होगी। लेकिन वही मैं क्या करूँ, एक स्टोन क्रशर ले आऊँ या बिल्डोजर ले आऊँ, उस पर चढ़ा दूँ, तो ये रेजिस्ट कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। सिमिलरली दिस पेन अगर मैं इसको ऐसे तोड़ने की कोशिश करूँ, लुक, मैं यहाँ पे ऐसे शेयर फोर्स लगा के, ट्विस्टिंग मूवमेंट लगा के इसको ऐसे तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसे ट्विस्टिंग मूवमेंट लगा के, ऐसे बेंडिंग लगा के, ऐसे तो ये क्या हो रहा है? देखो, मैंने अभी 5 न्यूटन का फोर्स लगाया है, 5 न्यूटन का, ये रेजिस्ट कर रहा है। 10 का लगाऊंगा रेजिस्ट करेगा, 15 का जैसे ही लगाऊंगा ये क्या करेगा? ये टूट जाएगा। 15 का जैसे ही मैं फोर्स लगाऊंगा ये टूट जाएगा। तो रेजिस्टेंट बॉडी ये हो गई। मतलब
अगर किसी बॉडी में हम फोर्स दोनों साइड से पी लोड लगाते हैं तो ऐसा हो सकता है कि 5 किलो न्यूटन के फोर्स तक डिफॉर्मेशन जीरो था, 10 किलो न्यूटन के फोर्स तक भी डिफॉर्मेशन जीरो था, लेकिन जैसे ही 15 किलो न्यूटन का लगाया डिफॉर्मेशन 5 mm आया, 20 किलो न्यूटन का फोर्स लगाया डिफॉर्मेशन 10 mm आया, और जैसे ही 25 किलो न्यूटन का फोर्स लगाया डिफॉर्मेशन तो हो गया 15 mm, लेकिन बॉडी भी क्या हो गई, फ्रैक्चर हो गया। नाउ 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 इस 25 किलो न्यूटन के लोड में के करस्पॉन्डिंग जो भी स्ट्रेस जनरेट हुआ होगा दैट विल बी द स्ट्रेंथ ऑफ दिस मटेरियल। समझ गए? जहाँ पर फ्रैक्चर हुआ है, जहाँ फ्रैक्चर हुआ है और जिस पे ये टूट गया वो हो जाएगी इसकी स्ट्रेंथ। लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्ट्रेस फॉर विच द मटेरियल कैन विदस्टैंड द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्ट्रेस दैट मटेरियल कैन विदस्टैंड विदाउट फ्रैक्चर। तो ये क्या 25 किलोमीटर, इसका 25 किलोमीटर रिगार्डिंग जो स्ट्रेस आएगा वो होगा स्ट्रेंथ? नहीं नहीं, 25 से जस्ट पहले मान लीजिए 24 किलोमीटर लगा होगा, उसके करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस होगी वो हो जाएगी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। इसमें तो ये तो जो होगा ये तो सिग्मा फ्रैक्चर होगा, ये हो जाएगी सिग्मा स्ट्रेंथ 24 किलोमीटर पे, क्योंकि वो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्ट्रेस आएगी वहाँ पर जिस पे ये मटेरियल फेल हो सकता है। ओके, तो मैंने आपको तीनों बॉडीज़ के बारे में बता दिया कि कौन कौन सी प्रैक्टिकली एग्जिस्ट करती है, कौन सी नहीं करती। रेजिस्टेंट बॉडीज आर द बॉडीज दैट प्रैक्टिकली एग्जिस्ट इन रियल लाइफ। नाउ अब हम पढ़ते हैं अपना सोम। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि इफ एनीबडी आस्क मी द डेफिनेशन ऑफ सोम, strength of materials, then what is the definition of strength of material? strength of material से आप क्या समझते हैं? एक मटेरियल है, उसकी स्ट्रेंथ है, अगर हम उस मटेरियल की स्ट्रेंथ निकाल रहे हैं दैट स्टडी इज बीइंग डन इन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। ठीक है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में क्या है? स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ की स्टडीज़ कर रहे हैं हम, किसी मटेरियल की स्ट्रेंथ की स्टडीज़ कर रहे हैं, दैट इज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। तो मैं लेकिन लिख सकता हूँ, मैं इसकी अगर डेफिनेशन लिखूं तो मैं लिख सकता हूँ इट इज़ द स्टडी ऑफ इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स developed during elastic deformation of body. You also write these definitions, all these things आपके नोट्स रेडी हो जाएंगे साथ में। when subjected to external loads। अभी क्या क्या बोल गया मैं इस डेफिनेशन में? इसमें मैंने देखो बोला कि ये जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है ये स्टडी है इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स। एक बॉडी के अंदर जब वो सब्जेक्ट की गई है, उसको सब्जेक्ट किया गया एक्सटर्नल लोड के विद इन द इलास्टिक लिमिट या विद इन द इलास्टिक डिफॉर्मेशन। तो तीन मेजर चीज़ें जो इसमें हैं वो एक तो इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स है, ड्यूरिंग इलास्टिक डिफॉर्मेशन जनरेट हुई है, और सब्जेक्ट टू एक्सटर्नल लोड्स। अब इन तीनों चीज़ों का मतलब मैं बारी बारी से बताऊंगा कि भैया ऐसा क्यों है कि आप इन तीनों कंस्ट्रेंट के साथ ही स्टडी कर रहे हो। पहला कंस्ट्रेंट है एक्सटर्नल लोड्स। एक्सटर्नल लोड्स के साथ ही आप स्टडी क्यों कर रहे हो, आप इंटरनल लोड्स के साथ स्टडी क्यों नहीं कर रहे हो? द मेजर रीज़न इज किसी सॉलिड बॉडी में आप इंटरनल फोर्स कैसे लगाओगे? यू कैन नॉट अप्लाई इंटरनल फोर्स ऑन अ सॉलिड बॉडी। सॉलिड बॉडी में आप एक्सटर्नल फोर्स ही लगा सकते हो। इंटरनल फोर्सेज कैन ओनली बी जनरेटेड विद इन द बॉडी। उसके ऊपर फोर्सेस लगाई जा सकती है, अंदर जनरेट की जा सकती है सिर्फ। तो हम एक्सटर्नल लोड्स लगा रहे हैं किसी बॉडी के ऊपर। लेट्स से दिस इज माय बॉडी एंड इसके ऊपर मैंने पी लोड लगाया है। ओके, इसके ऊपर मैंने पी लोड लगाया है। अब मैं कह रहा हूँ दिस एक्सटर्नल लोड की वजह से अगर मैं इस मटेरियल को ब्रेक करूँ दो हिस्सों में, तो इसको दो हिस्सों में तोड़ूं तो मुझे कुछ ऐसा दिखेगा। ये लोड P लगा हुआ है, और यहाँ पे कुछ F फोर्स जनरेट हुई होगी। F फोर्स जनरेट हुई होगी। मतलब क्या है F फोर्स जनरेट होने का? कि ये जो पेन है, मैं इसको जो खींच रहा हूँ F फोर्स से दोनों साइड से, तो ये टूट नहीं रहा है ना यार, ये टूट नहीं रहा है ना, कप एंड कोन फ्रैक्चर हो ही नहीं रहा है ना। इसका क्यों नहीं हो रहा है कप एंड कोन फ्रैक्चर? क्योंकि इसके अंदर इतनी स्ट्रेंथ है, इसने एक इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स जनरेट करी
इसने एक इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स जनरेट करी एफ, जिसने इसको अभी तक संभाल के रखा है। वो एफ जो फोर्स है, वो एफ जो फोर्स है वही है हमारी इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स। दैट फोर्स इज इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स। ठीक है। नाउ नाउ हम जानते हैं अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है, बॉडी अगर स्टैटिक है, इक्विलिब्रियम में है, बॉडी कहीं मूव नहीं हो रही, बॉडी के अंदर अभी तक डिफॉर्मेशन आया है लेकिन बॉडी का फ्रैक्शन नहीं हुआ है, तो इस बॉडी ने, इस एफ ने इस पी को बराबर किया होगा, क्योंकि बॉडी मूव नहीं हो रही है, बॉडी कहीं ना कहीं उसको बैलेंस कर रहा है, उसका इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स एफ इक्वल टू पी। और सिग्मा हम जानते हैं क्या होता है, इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स, स्ट्रेस जो होता है वो होता है इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स डिवाइड बाई एरिया। तो हम लिख सकते हैं दिस इज एफ बाई ए, ऑल्सो वी कैन राइट पी बाई ए। इसीलिए हम एक्सटर्नल फोर्स जो हम अप्लाई करते हैं उसी को पी बाई, उसी को स्ट्रेस लिख देते हैं, लेकिन एक्चुअल में होता है इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। अब बचा वाई ओनली इलास्टिक डिफॉर्मेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बताऊंगा मैं आपको अभी। देखो पहला लेक्चर है इसलिए मैं थोड़ा स्लो पढ़ा रहा हूँ, चीज़ों को एक्सजरेट कर रहा हूँ जिससे आपके दिमाग में फीड हो जाए। देन जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ेगा वील हैव सम स्पीड एंड आपके कॉन्सेप्ट भी बिल्डअप हो चुके होंगे, तो हम क्वेश्चन जब करेंगे तो वील बी फास्टर देन दिस, इतना स्लो नहीं चलेंगी चीज़ें। वाई ओनली इलास्टिक डिफॉर्मेशन, ऐसा क्यों है? देखो इलास्टिक डिफॉर्मेशन की ही सिर्फ बात क्यों कर रहे हैं हम, लोड लगाने में प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में क्यों नहीं कर रहे हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल? देखो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में जो डिज़ाइन किया जाता है ना बेसिक स्ट्रक्चर, वो किस लिए डिज़ाइन किया जाता है? आप बीम्स की डिज़ाइन कर रहे हो, किस लिए डिज़ाइन कर सकते हो? जिससे वो लोड बियर कर सकें छत का। कॉलम्स की डिज़ाइन कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो? जिससे वो क्या नाम छत का वो कर सकें, लोड झेल सकें। मतलब फेल होने के लिए थोड़ी ना डिज़ाइन कर रहे हो, आप किसी शाफ्ट का डिज़ाइन कर रहे हो, किसी कार की शाफ्ट का डिज़ाइन कर रहे हो, और आप ये चाहते हो उसके अंदर कम से कम डिफॉर्मेशन आए, तो आप किस लेवल में उसको डिज़ाइन करोगे? आप इलास्टिक तक डिज़ाइन करोगे यार। अगर वो प्लास्टिक में उसका तो फेल हो गया वो, तो बेसिकली आप प्लास्टिक लिमिट्स तक क्यों डिज़ाइन करोगे किसी चीज़ को? आपकी जो कंडीशन है, आपकी जो रिक्वायरमेंट है, वो तो यही है ना कि आप सेफ्टी के लिए डिज़ाइन कर रहे हो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, कि मेरी जो वैल्यू है वो सेफ रहे। तो सेफ कब रहेगी? जब वो इलास्टिक में ही रहेगी। अगर वो प्लास्टिक में घुसेगी इट मीन्स डिफॉर्मेशन है स्टार्टेड। और भाई मैं हमेशा जानता हूँ कि जो डिफॉर्मेशन इन प्लास्टिक होता है वो बहुत 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 ज़्यादा होता है डिफॉर्मेशन इन इलास्टिक से, डिफॉर्मेशन इन इलास्टिक से। मैं ये भी जानता हूँ कि डिफॉर्मेशन इलास्टिक होता है वो बहुत नेग्लिजिबल होता है, डिफॉर्मेशन इन इलास्टिक इज नेग्लिजिबल। तो मैं इसीलिए इलास्टिक लिमिट तक डिफाइन कर रहा हूँ। दूसरा मेरी एक और कंडीशन है, पहला तो ये हो गई डिफॉर्मेशन प्लास्टिक इज ग्रेटर देन इलास्टिक, वी डिज़ाइन फॉर सेफ स्ट्रक्चर, सेफ्टी या सेफ डिज़ाइन। सो कंसीडर ओनली विद इन इलास्टिक डिफॉर्मेशन, कंसीडर ओनली इलास्टिक डिफॉर्मेशन। दूसरी कंडीशन क्या हो गई, ऑन मतलब मैं जब लोड लगा रहा हूँ तो डिफॉर्मेशन आ रहा है, और लोड में अगर हटा दूँ तो डिफॉर्मेशन चला जाए। बेसिक चीज़ है ना कि अगर मैं कोई लोड अगर किसी के ऊपर लगा हुआ है तो वो डिफॉर्मेशन आना चाहिए, अदरवाइज हट जाना चाहिए। ऐसा कब होता है? ऐसा सिर्फ इलास्टिक में होता है। इलास्टिक लिमिट तक अगर आप लोड को हटा दोगे तो मटेरियल अपना सेम पाथ फॉलो करके वापस आ जाएगा, अपने ओरिजिनल पाथ पे फॉलो करके जीरो जीरो डिफॉर्मेशन पे आ जाएगा। वहीं अगर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में आप घुस गए और आप लोड हटाओगे तो कुछ ना कुछ उसमें डिफॉर्मेशन जरूर रह जाएगा प्लास्टिक। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ऑन रिमूवल ऑफ लोड, द डिफॉर्मेशन शुड वैनिश। मतलब लोड के हटाने पर डिफॉर्मेशन जो है वो वैनिश हो जाना चाहिए। ये मेरी दूसरी कंडीशन है कि भाई अगर मैं लोड को हटाऊं तो मेरा जो डिफॉर्मेशन है वो हट जाना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये हो गई मेरी। और भी क्या कोई कंडीशन है? और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन की स्टडी सेपरेटली, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन इज स्टडीड इन, कहाँ पढ़ते हैं प्लास्टिक डिफॉर्मेशन की स्टडी करना? इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस, कास्टिंग, मोल्डिंग, फोर्जिंग, शीट मेटल, एक्सट्रूजन, पता नहीं क्या क्या है, वो सब कहाँ पढ़ते हैं हम? इसमें मैन्युफैक्चरिंग में। वो पढ़ा रहे हैं केतन सर, आप उनसे पढ़ सकते हैं, वेरी वेरी गुड टीचर।
एंड ही विल एक्सप्लेन ऑल द थिंग्स इन मैन्युफैक्चरिंग, जितनी रिक्वायरमेंट है, नॉट ज़्यादा नॉट कम, ठीक है, वहाँ पढ़ सकते हो आप ये सारी चीज़ें। और ये 3 कंडीशन के साथ हम इलास्टिक में ही डील कर रहे हैं, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हमारा जो डिफॉर्मेशन है वो कम से कम हो और लोड के लगाने पे हट जाए, लोड के लिए वेनिश हो जाए, इसीलिए हम सिर्फ इलास्टिक लिमिट तक डिज़ाइन कर रहे हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, नेक्स्ट छोटा सा कॉन्सेप्ट क्या है कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैं आपको लिखाना चाहता हूँ वो आप लिख लीजिए। अब आप सोचना जो मैं पूछ रहा हूँ आपसे। फर्स्ट, इफ इफ if a body if a body is having stress, अगर किसी बॉडी में स्ट्रेस है तो क्या ज़रूरी है स्ट्रेन होगा? सोचो, अगर किसी बॉडी में स्ट्रेस है तो क्या ज़रूरी है उसमें स्ट्रेन होगा? अगर इस बॉडी पे पी लोड लगाया गया है और इसके अंदर स्ट्रेस जनरेट हुई है तो क्या ज़रूरी है इसके अंदर स्ट्रेन होगा? नो 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 नो, ज़रूरी नहीं है। स्ट्रेस कैन बी जनरेटेड बट जरूरी स्ट्रेन हो। स्ट्रेन के लिए एक बॉडी में डिफॉर्मेशन आना चाहिए। स्ट्रेस तो मान लीजिए इसमें डिफॉर्मेशन लाने के लिए 10 किलोमीटर का लोड चाहिए, आपने 5 किलोमीटर का लोड लगाया, 5 किलोमीटर के लिए इसके अंदर एक फोर्स जनरेट तो होगी, रेजिस्टिंग फोर्स, और उसकी वजह से स्ट्रेस भी जनरेट हो गया लेकिन स्ट्रेन तो नहीं आया। तो इट इज़ नॉट कंपल्सरी that strain will also be there। चलो एक चीज़ बताओ, इफ अ बॉडी इज हैविंग स्ट्रेन, उल्टा कर लिया, इफ अ बॉडी इज हैविंग स्ट्रेन इट इज कंपल्सरी और नॉट दैट इट विल बी हैविंग स्ट्रेस। अगर इस बॉडी के अंदर स्ट्रेन आया तो जरूरी इसके अंदर स्ट्रेस होगा। आप कुछ लोग कहेंगे कि सर पी लोड लगाया आपने, कुछ लोड लगाया होगा तो इसमें स्ट्रेस आया होगा, फिर इसमें स्ट्रेन आया होगा, तो इसका मतलब स्ट्रेन अगर आया है तो स्ट्रेस तो होगा ही होगा क्योंकि आपने लोड लगाया है। नहीं, अगर इस बॉडी में ये रूम टेम्परेचर पे है, अगर मैं अपना टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड कर दूँ ये एक्सपेंड हो जाएगी, इस बॉडी के अंदर स्ट्रेन आ गया लेकिन इसके अंदर कोई स्ट्रेस नहीं आया। इफ अ बॉडी इट इज़ नॉट कंपल्सरी that stress will also be there। Example, free expansion हो रहा है टेम्परेचर राइज की वजह से, तो उस केस में स्ट्रेन तो आएगा लेकिन स्ट्रेस नहीं आएगा। तीसरा, if a body is having strain in one direction, if a body is having strain in one direction, क्या जरूरी है उस डायरेक्शन में स्ट्रेस होगा? अगर किसी डायरेक्शन में, पहली बात तो ये जरूरी नहीं स्ट्रेस होगा ही होगा, उस डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ पर्टिकुलरली, तो ये भी जरूरी नहीं है। इट इज़ नॉट कंपल्सरी दैट स्ट्रेस विल ऑल्सो बी प्रेजेंट इन दैट डायरेक्शन। कैसे? ये बॉडी है, ठीक है, ये मान लेते हैं ये आपकी वाई एक्सेस है, ये एक्स एक्सेस है, और ये कैसी है? जेड एक्सेस। मतलब ये वाई एक्सेस है, ये जेड एक्सेस और ये एक्स एक्सेस है, ठीक है। इस बॉडी में मैंने पी लोड लगाया, तो अब पी लोड लगाया मेरा, तो एक्सियल डायरेक्शन में है लोड, तो सिग्मा एक्स क्या हो जाएगा? पी बाई ए, ठीक है, सिग्मा एक्स हो गया पी बाई ए। एप्सिलॉन एक्स क्या हो जाएगा? मान लीजिए लेंथ एल है, ये हाइट जो है एच है और ये बी है, एप्सिलॉन एक्स क्या हो जाएगा? एक्स डायरेक्शन में डिफॉर्मेशन कितना हो जाएगा? डेल्टा एल बाई एल। अब इस बॉडी में मैं ऐसे कंप्रेसिव फोर्स लगाया है तो लेंथ क्या होगी मेरी? कंप्रेस होगी, लेंथ कंप्रेस होगी। अगर लेंथ कंप्रेस होगी इसकी तो हाइट क्या होगी? बढ़ेगी। अब मैं बात करता हूँ वाई डायरेक्शन की। वाई डायरेक्शन में एप्सिलॉन वाई कितना हो जाएगा? डेल्टा एच बाई एच, कोई डाउट? डेल्टा एच बाई एच हो जाएगा वाई डायरेक्शन में जो आपका स्ट्रेन आएगा। लेकिन क्या 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 सिग्मा फाई है? नहीं। जब लोड ही नहीं है तो स्ट्रेस कैसे होगा उस डायरेक्शन में? लोड ही नहीं है, स्ट्रेस कैसे होगा? सिग्मा वाई तो ज़ीरो है। इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ एप्सिलॉन वाई म्यू टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन एक्स, क्योंकि म्यू क्या होता है? माइनस ऑफ लेटरल डायरेक्शन में स्ट्रेन, लेटरल डायरेक्शन स्ट्रेन, पॉइजन्स रेशियो क्या होता है? लेटरल स्ट्रेन डिवाइड बाई
लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन स्ट्रेन मतलब लेटरल डायरेक्शन में तो स्ट्रेन आएगा, स्ट्रेन तो आ गया भाई साहब, आ गया, लेकिन स्ट्रेस तो था ही नहीं। इट मीन्स अगर किसी बॉडी में एक डायरेक्शन में स्ट्रेन है तो ज़रूरी नहीं उस डायरेक्शन में आपका स्ट्रेस भी होगा। ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए। एक मैं छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको और बता रहा हूँ, जो मैं बता भी चुका हूँ बट मैं लिखवा रहा हूँ, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ जो है, अभी बताइए जैसे आपको, स्ट्रेंथ क्या है? वो मटेरियल की वो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्ट्रेस, वो लिमिटिंग वैल्यू जिस पे मटेरियल फेल नहीं होगा, फेल की वर्ज पे खड़ा होगा, दैट लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्ट्रेस, दैट लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्ट्रेस a material can withstand, material can withstand without fracture। स्ट्रेस तो भाई साहब कुछ भी हो सकती है। आपने लोड लगाया इंड्यूस्ड ऑन एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल लोड। ये मैंने बॉडी है, इसमें मैंने पी लोड लगाया, इसके अंदर जो भी स्ट्रेस जनरेट हुई वो स्ट्रेस है। स्ट्रेस इज अ टेंसर क्वांटिटी। और स्ट्रेंथ जो है वो एक प्रॉपर्टी है मटेरियल की, प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल। स्ट्रेंथ क्या है? स्ट्रेंथ एक प्रॉपर्टी है मटेरियल की। वहीं स्ट्रेस की बात करूं तो स्ट्रेस जो है वो एक टेंसर क्वांटिटी है। मैं कह सकता हूं कि अगर मेरी स्ट्रेस इंड्यूस्ड अगर मेरी कम है तो मेरा अगर सिग्मा स्ट्रेंथ से या बराबर भी है तो मटेरियल इज सेफ। वहीं अगर सिग्मा इंड्यूस, आपने जो लोड लगाया, जो स्ट्रेस इंड्यूस हुई, अगर वो ज़्यादा है सिग्मा स्ट्रेंथ से तो मटेरियल विल फेल। इसका मैं अगर आपको एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल दूँ, जो लोग जिम जाते हैं वो आप समझो। ये जैसे आपका कंधा है, आप शोल्डर की एक्सरसाइज करते हो, मान लो आपकी कैपेबिलिटी है 15 केजी वेट उठाने की, 16 केजी पे आपका ये हाथ टूट जाएगा यहाँ शोल्डर से। तो आप अगर 5 केजी उठाओ तो एक स्ट्रेस जनरेट होगी, वो नॉर्मल स्ट्रेस होगी, मतलब कुछ भी स्ट्रेस होगी। 10 केजी उठाया, 12, 13, 14, 15 केजी उठाया आपने, 15 तो वो आपकी स्ट्रेंथ हो गई। 15 केजी की वजह से जो स्ट्रेस जनरेट हुआ आपकी बॉडी में वो आपकी स्ट्रेंथ हो गई। और 16 केजी जैसे आपने उठाया, ये बॉडी फ्रैक्चर हो गया, और तब जो स्ट्रेस जनरेट हुई होगी वो आपकी सिग्मा फ्रैक्चर होगी, फ्रैक्चर स्ट्रेस होगी। समझ गए? ये थे हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स स्ट्रेस। अब सेकेंड लेक्चर में हम आगे की चीज़ें पढ़ेंगे, थोड़े से और बेसिक्स पढ़ेंगे एंड विल कैरी इट आउट। आप जुड़े रहिए। इस सीरीज़ में ऐसा कोई टॉपिक, ऐसा कोई न्यूमेरिकल नहीं होगा जो मैं छोड़ूंगा, कुछ नहीं छोड़ूंगा, सारा कवर कराऊंगा। एंड ऑल द आज का वीडियो जो था हो सकता है थोड़ा स्लो हो या मैंने चीज़ों को एक्सजरेट किया हो। नेक्स्ट वीडियो विल बी मोर गुड। हैव फेथ ऑन मी एंड हैव दिस सोम सीरीज कम्प्लीटली। यू ऑल विल बी द मास्टर ऑफ सोम दैट आई एम प्रॉमिसिंग यू। सोम का कोई क्वेश्चन, इंडियन सर्विसेज का, सिविल सर्विसेज का अगर रुक जाए तो मेरे से आके मिलना, गेट का अगर रुक जाए तो मिल जाना। पर्सनली भी आप मेरे को कोई भी क्वेश्चन भेज सकते हैं, कोई भी आपको अगर मेरे से कोई डिस्कशन वगैरह करना है तो आप मेरा अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। वेबसाइट पे जाके फ्री अपॉइंटमेंट है, आप कभी बुक कर सकते हैं। उसमें हम लोग सारे डिस्कशंस वगैरह करेंगे कि किसको किस फील्ड में जाना चाहिए। वील हैविंग द स्पेसिफिक डिस्कशंस रिगार्डिंग स्पेसिफिक स्ट्रीम्स, कि भाई मेरा करियर चॉइसेस तो ये है, मैं ये करना चाहता हूँ, मैं सर बाहर से एमएस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कौन से कॉलेज अच्छे हैं, क्या कौन से कॉलेज अच्छे नहीं है, आई विल टेल यू, कौन से आईआईटीज अच्छे हैं, कौन से नहीं है। अगर आप ये सब भी डिस्कस करना चाहते हैं, यू कैन हैव अपॉइंटमेंट फ्रॉम आवर वेबसाइट। Otherwise, you can contact me on Instagram. My ID is amit.sharma.71, Facebook Amit Sharma, और email है amitSharma17795@gmail.com. This SOM series will be completed by me only, machine design mechanics, और इसमें सब कुछ होगा, I promise you. Okay, thank you. See you in next lecture. Okay.